हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इसका पहला मैंने इस पे एक और वीडियो बनाई है इससे पहले, जो बेसिक बातों पे थी। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स की नेचर क्या होती है, वो आप ज़रूर देखें। लेकिन ये वाली जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं, ये जो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग थी, ये है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच है, 14 प्रिंसिपल्स हैं। तो आप इस पूरी यूनिट को अच्छे से देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक ऑथर रहे हैं फ्योल, हेनरी फ्योल। इनका पूरा नाम क्या था? हेनरी फ्योल, FAYOL, ये लिखा हुआ अबाउट हेनरी फ्योल। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। वैसे पेपर में तो नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए जरूरी से पढ़ते हैं। 1841 में हेनरी फ्योल जी पैदा हुए थे, 1925 तक जिए। गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग एंड जॉइंट फ्रेंच माइनिंग कंपनी 1860 एज एन इंजीनियर। इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग करी थी, एक डिग्री ली इसमें, 3 साल की होती है वो। और एक फ्रेंच माइन होता है खान की, खनन वाली जो कंपनीज होती है, खादान वगैरह बोलते हैं। 1860 में एज एन इंजीनियर इन्होंने एक माइनिंग कंपनी में ज्वाइन किया। ही रोज टू दी पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 1988, 1960 में कंपनी ज्वाइन की थी एज एन इंजीनियर। और 1988 में मैनेजिंग डायरेक्टर होता है MD की फॉर्म तक पहुंच गए एक इंजीनियर से। कंपनी का चीफ ऑफिसर होता है ये, लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी उससे भी। वैन दी कंपनी वाज ऑन दी वर्ज ऑफ बैंकरप्टी, इट मीन्स जब कंपनी इस स्टेज पे पहुंच गई कि वो दिवालिया होने वाली थी, ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, उसने उस कंपनी को लिया, MD थे, एक चैलेंज एक्सेप्ट किया। एंड बाय यूजिंग रिच एंड ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ही टर्न द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी, उसने कंपनी का भाग्य ही चेंज कर दिया। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही इज़ वेल नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि जो हेनरी फ्योल जी थे, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट किसे माना जाता है। तो आप इसको ध्यान रखें। तो आप हेनरी फ्योल के बारे में आपको पता लग गया होगा। इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर देखें। ये रहा, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फ्योल, ये हैं 14 प्रिंसिपल्स। बहुत ध्यान से देखिए। मैनेजमेंट, सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क। व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ वर्क? डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स होता है काम को बांटना, कार्य का विभाजन हिंदी में बोलते हैं। वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क एंड जॉब एंड ईच वर्क इज डन बाय ए ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट विच लीड्स टू ए ग्रेट एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिडक्शन दी अननेसेसरी वेस्टेज एंड मूवमेंट। हेनरी फ्योल जी के अकॉर्डिंग पहला जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, वो है डिवीजन ऑफ वर्क। वो कहते थे किसी भी काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दीजिए, ठीक है, छोटे छोटे जॉब में बांट दीजिए, और हर जो काम है एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट से कराइए। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, नंबर 2, नंबर 3 आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और आपका जो अननेसेसरी वेस्टेज है वो चीज़ें सारी खत्म हो जाएंगी। तो ये पहला प्रिंसिपल था, डिवीजन ऑफ वर्क। काम को हमेशा छोटे छोटे काम में बांट के करना चाहिए, इससे ट्रेंड हो जाता है, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक यूनिट भी है। जब कभी उस यूनिट को पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझे। यहाँ 2 वर्ड आ रहे हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड ऑन टाइम। एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपके फादर ने आपको एक काम दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि बेटे आपको पानी का, बिजली का बिल जमा कराना है, ठीक है। हम ये नहीं मान रहे कि डिजिटल वर्क से कर ही देगा बच्चा ऑनलाइन वगैरह, उसको नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं वैसे ही बता रहा हूँ मैनुअली, उसे समझने की कोशिश करें। तो मान लो एक बच्चे को उसके फादर ने एक टास्क दिया कि आपको क्या करना है, बेटे बिजली का बिल जमा कराना है। 2000 रुपये का बिजली का बिल है। पापा ने उसको पूरे 2000 रुपीज़ दिए, ऊपर ही दे दिए, 2100 रुपये दिए, बेटे पकड़ 500 रुपये अपने बाइक में पेट्रोल डलवा लियो या जो मर्जी करियो, और शाम तक ये जमा होना चाहिए। साथ में उसके अथॉरिटी भी दे रहे हैं बिल जमा कराने के लिए, एक बाइक दे रहे हैं कि आपको मेट्रो में नहीं जाना, आपको बस में नहीं जाना, आपको पैदल नहीं जाना, आप बाइक पे जाएंगे और जमा करा के शाम को मुझे रिपोर्टिंग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले उस बच्चे को जो काम दिया गया है वो तो हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अथॉरिटी क्या हो गई? उस काम को पूरा करने की पावर, इसको हम अथॉरिटी कहते हैं। जो उसको बाइक दी गई,
ठीक है, फैसिलिटी दी गई तो इसको अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, एक वर्ड और आएगा बेशक हो सकता है इसमें ना, उसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटिंग मतलब होता है रिपोर्टिंग, जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? उसने क्या करा, लड़के ने मान लो 1% अपना काम जो था अपने छोटे भाई से करवा लिया, ठीक है, और वो खुद नहीं गया, उसने छोटे भाई को 50 रुपये पकड़, बाइक की चाबी पकड़, और उस बिजली का बिल जमा होना चाहिए शाम तक, और मैं तेरे से पूछूंगा। और अगर फादर शाम को आते हैं तो जो रिपोर्टिंग है वो बड़े बेटे की पूछी जाएगी, ना कि छोटे बेटे की। तो इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसी की बनी रहेगी जिसको ओरिजिनल काम दिया गया था, बेशक उसने किसी और से करवा दिया हो। ठीक है, तो इसको हम 3 कॉन्सेप्ट है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो अथॉरिटी का मतलब पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। कोई भी काम अगर दिया जा रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करने की पावर लिखा भी है इसमें, मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ जॉब असाइंड ऑन टाइम। और अथॉरिटी मीन्स उसको पूरा करने की पावर, डिसीजन लेने की पावर। ठीक है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से कुछ नहीं होगा, अथॉरिटी बेकार हो जाएगी, और खाली अथॉरिटी से कुछ नहीं होगा, तो दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ठीक है, ताकि उस काम को ढंग से किया जा सके और बंदा बिना किसी डर के उस काम को कंप्लीट कर सके। तो ये 2 प्रिंसिपल हो गए। थर्ड पढ़ते हैं हम डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप समझते हैं अनुशासन, ये एक ओबीडियंस है टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बाय द सबॉर्डिनेट। डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। का मतलब वो जो फेयल जी थे वो ये कहते थे कि डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, वो सबॉर्डिनेट में, बड़ों में, सुपीरियर्स में, हर लेवल पे हर जगह होना चाहिए। बिना डिसिप्लिन के आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये डिसिप्लिन वाली बात करेंगे, ठीक है, तो तभी आपका बिजनेस आगे ग्रोथ कर सकता है। और ये तो 4th जो हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब होता है कि 1 ऑर्डर बाय 1 बॉस एट 1 टाइम टू 1 सबॉर्डिनेट। एक नौकर को एक समय में एक ही बार एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। ज़्यादा बॉस से अगर ऑर्डर मिलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा काम, उसको कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका पहले करना है और वो उस काम को नहीं कर पाएगा। पढ़ते हैं अब इसके बारे में, देखिए। तो इट एम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 1 सुपीरियर ओनली। एवरी कह दो, इसे 1 भी कह सकते हैं कि 1 बॉस 1 ऑर्डर ऐसे कह सकते हैं। तो एक वर्कर को एक समय में एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन। इससे कन्फ्यूजन हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, डिस्टर्बेंस हो जाएगा और ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज हो जाएगी, काम नहीं कर पाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड में जो है वो 1 बॉस से 1 सबॉर्डिनेट को ही मिलनी चाहिए। जैसे नीचे एक डायग्राम दे रखा, आप ध्यान से देखें, ये सुपीरियर है जो बॉस है, ये सबॉर्डिनेट है जो काम करने वाला है। तो इसने इसको ऑर्डर दिया एक बंदे को, ठीक है, ये यूनिटी ऑफ कमांड है, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो क्या है, ये तो बिल्कुल सही प्रैक्टिस है, ठीक है। और ये जो सेकंड प्रैक्टिस है ये गलत है। 3 बॉस थे, सुपीरियर मतलब बॉस 1, बॉस 2, बॉस 3, सुपीरियर 1, सुपीरियर 2, सुपीरियर 3, और इन तीनों ने ऑर्डर दे दिया। इसने भी इसको ऑर्डर दे दिया, इसने भी इसको ऑर्डर दे दिया, इसने भी इसको ऑर्डर दे दिया, एक ही सबॉर्डिनेट को। तो ये मल्टीप्लिटी ऑफ कमांड हो गया। तो ये यहाँ जो है ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कन्फ्यूज हो जाएगा, काम नहीं करवाएगा। जो फर्स्ट वन है, ठीक है, जो पहले वाला है, ये जो केस था, ये फर्स्ट वन, ये ज़्यादा बढ़िया है, और ये जो सेकंड था ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 टाइम में 1 सबॉर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, तभी वो उस काम को ढंग से कर सकता है, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन और डिस्टर्बेंस हो जाएगी, काम नहीं हो पाएगा। तो सेकंड वाला तरीका गलत है, फर्स्ट वाला तरीका ठीक है, ठीक है। आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये एक और है 5th। ये क्या होता है, ईच ग्रुप एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव 1 हेड 1 प्लान। इसमें एक रूल आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, 1 हेड 1 प्लान। 1 हेड, एक हेड, किसी भी काम का एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब जो भी डायरेक्शन आनी चाहिए ऊपर बॉस से वो सेम आनी चाहिए, सबके लिए सेम होनी चाहिए। दिस एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो 2 बातें अलग अलग हुई, एक यूनिटी ऑफ कमांड हुआ, एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हुआ, दोनों में डिफरेंस दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे ध्यान से सुने। यूनिटी ऑफ कमांड जो हमने पीछे पढ़ा था ये पहला हो गया, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं ये सेकंड हो गया। दोनों को ध्यान से पढ़ते हैं, देखिए मीनिंग आपको पता लग गया होगा। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, इट मीन्स दैट अ सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 1 बॉस। एक समय में एक सबॉर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए, ये तो यूनिटी ऑफ कमांड है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, 1 हेड 1 प्लान। ये जो स्लोगन लिखा हुआ है, फ्रेज लिखा हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लेना, 1 हेड 1 प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। अगर आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक ही बॉस होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए सबके लिए, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो ऊपर से डायरेक्शन आ रहा है वो सेम होना चाहिए, और यहाँ पे जो कमांड आ रही है वो एक बॉस से ही आनी चाहिए, ये कह रहा है। द एक्टिविटीज शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉमन गोल्स, और वो जो कॉमन गोल्स हैं उसके लिए सेम होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे बता रहा स्कोप,
दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू दी फंक्शन ऑफ पर्सनल, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए बनाया गया ये जो है प्रिंसिपल, कौन सा, यूनिटी ऑफ कमांड। और ये जो बनाया गया है फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, जो डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन आपकी एज ए होल, पूरे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है इसको, सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया गया है इसको। नंबर थर्ड, पर्पज़, उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है यूनिटी ऑफ कमांड का इज टू अवॉइड द कन्फ्यूजन एंड फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय कंफ्यूज ना हो और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी कि इसको क्या काम करना है, उसके लिए है ये यूनिटी ऑफ कमांड। और इसका जो पर्पज़ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, ये है टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज वन डिपार्टमेंट इन अचीविंग द मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको हम प्राप्त कर सकें, और ये पूरे डिपार्टमेंट के लिए हो गया एक तरह से, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ये फोर्थ वन और पढ़ रहे हैं। फोर्थ है रिजल्ट्स इन सिस्टमैटिक वर्किंग एंड इंप्रूव एफिशिएंसी बाय रिमूविंग कन्फ्यूजन एंड चार्टिक कंडीशंस। इसका मतलब अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये चार्टिक का मतलब होता है कि अस्त व्यस्त नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी, काम ठीक ठाक होगा। और इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन विद इन ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड ओवरऑल बाय प्रिवेलिंग द ओवरलैपिंग ऑफ, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, आपको काम डबल नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से याद कर लेना इनको। आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की रेम्यूनरेशन, तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का रूल है, ठीक है, कि जो एम्प्लॉई हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको ठीक समय पर प्रॉपर फेयर जो रेम्यूनरेशन है मिलनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर उन्हें ठीक ठाक आप वो नहीं देंगे, रेम्यूनरेशन सैलरी नहीं देंगे, तो वो टिकेंगे नहीं, छोड़ के चले जाएंगे। तो कम से कम इतनी रेम्यूनरेशन जरूर होनी चाहिए कि जो काम डिजर्व करता है उसके अकॉर्डिंग उनकी रेम्यूनरेशन जरूर होनी चाहिए। ये 6 रह गया था, 6 ये वाला है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल ये हमें ये बताता है कि एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में। अगर आप मान लो आपके पास बहुत सारे जो हैं सीक्रेट्स हैं किसी कंपनी के, आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, इन सीक्रेट्स को खरीदने के लिए एम्प्लॉयज़ को ब्राइब देती हैं। तो वो ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि कुछ पैसों के लिए आप सारे सीक्रेट कंपनी के बाहर बता दें, या कोई मान लो टेंडर बड़ा मिलने वाला है, उसके जो आप कोटेशंस हैं वो पहले किसी को लीक करें कुछ पैसे लेके। तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ना सोचकर आपको क्या करना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट के लिए सोचना चाहिए, बड़े इंटरेस्ट के लिए सोचना चाहिए। तो हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, अपने कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो ये हमें ये बता रहा है। नंबर 8 पे है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। इस पे भी एक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें क्या होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन का मीन्स होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन फ्यू हैंड एट टॉप लेवल। सेंट्रलाइजेशन, सेंटर मतलब केंद्र, इसका मतलब जो आपकी पूरी पावर है डिसीजन मेकिंग की वो कुछ हाथों में ही होती है, टॉप लेवल पे होती है, उसको सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जब उस पावर को धीरे धीरे नीचे नीचे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे एमडी पे बहुत बड़ी पावर थी, बहुत सारे काम खुद कर रहा था, लेकिन उसको जो लगा जो अननेसेसरी काम है वो धीरे धीरे बांटने शुरू कर दिया नीचे वाले मैनेजर्स को, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स ने अपने काम बांटने शुरू कर दिए सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर ने बांटने शुरू कर दिए फोरमैन को, फोरमैन वर्कर। तो ये जो क्या है, ये जो प्रोसेस है ये डिसेंट्रलाइजेशन है, और जो सारी की सारी पावर थी सेंट्रलाइजेशन थी। तो दोनों का क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए एक बिजनेस में। तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि दोनों को बैलेंस रखना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का। इस सेंट्रलाइजेशन नंबर 1, नंबर 2 डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों का बैलेंस ही रखना चाहिए, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज, ऐसा होना चाहिए। और एक और पढ़ रहे हैं स्केलर चैन, ये 9th प्रिंसिपल है। ये क्या बताता है हमें, द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स फ्रॉम द हाइएस्ट टू लोअर मेक्स नोन एज स्केलर चैन। आप एक डायग्राम देख रहे होंगे नीचे, ठीक है। तो ये जो स्केलर चैन हमें बता रहा था हेनरी फॉल, इसके अकॉर्डिंग कह रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कि ये डी एक एम्प्लॉई है, ये अपनी बात कहना चाहता है, तो पहले सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस बनी हुई है। और ऐसी अगर बात ये ऊपर आ रही है तो ए ऐसे ई को बोलेगा, ई एफ को बोलेगा, एफ जी को बोलेगा। तो इसका मतलब एक प्रोसेस बनी हुई है। तो इसको हम स्केलर चैन कहते थे। द चैन शुड नॉट बी वायलेटेड। तो इसलिए बोला जाता था कि ये जो चैन चल रही है, जो मैंने एरो बनाए हैं, ये टूटने नहीं चाहिए। बट इन एमरजेंसी एम्प्लॉइज एट सेम लेवल कैन कॉन्टैक्ट थ्रू गैंग प्लैंक। एक गैंग प्लैंक होता है, उसमें कर सकता है। मान लो ये डी इस जी एम्प्लॉय से डायरेक्ट बात करना चाहता है,
अगर हम स्केलर चेन की बात करें तो रूल ये था कि पहले डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, ए फिर ई को, ई एफ को, एफ जी को, तो इस तरह डी की बात जी तक पहुँचेगी। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, ठीक है, इमरजेंसी एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये गैंग प्लैंक से आप डायरेक्ट के डायरेक्ट इमीडिएट, ठीक है, इन्फॉर्मिंग देयर इमीडिएट सुपीरियर, बस आप अपने इमीडिएट सुपरवाइजर डी सी को बोल देगा और जी एफ को बोल देगा और डायरेक्ट ये कॉन्टैक्ट आपस में कर सकते हैं। डी जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है जी एम्प्लॉय को, बस प्रोवाइडेड ये अपने सुपीरियर सी को और ये अपने सुपीरियर एफ को बता देगा इसमें कि बहुत ऐसी ऐसी बात थी, इमरजेंसी थी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है स्केलर चेन में। मान लो इसको कोई डी को कोई मैसेज जी को तुरंत देना था, तो पहले तो स्केलर चेन ही फॉलो करते रह जाएंगे। मान लो स्केलर चेन में 10 दिन लग गए, आज ए नहीं आया, आज बी नहीं आया, आज ई नहीं आया, ठीक है। तो ये बोल रहा था इमरजेंसी सिचुएशन में डायरेक्ट डी जी से बात कर सकता है। इसको गैंग प्लैंक का नाम दिया गया है, इसको गैंग प्लैंक कहते हैं। और लेकिन बस आप इमीडिएट बॉस को बता के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्केलर चेन। अब हम बात करें 10th की ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब होता है ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन ए डेजिग्नेटेड प्लेस। कि मतलब हर चीज़ का एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, हर एम्प्लॉई हर जो काम कर रहा है वो ढंग से तरीके से करना चाहिए, हर काम का एक ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके मटेरियल हैं सूटेबल प्लेस पर होने चाहिए। मैं इसको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ऑर्डर का, कि हर चीज़ एक ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। आप इसका एग्जांपल हम ये लेते हैं कि मान लो एक एम्प्लॉई है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, 10-12 एम्प्लॉई वहाँ काम करते हैं, वहाँ जो वॉशरूम है, टॉयलेट है, वो एक ही है और उसकी जो की है ताला मार के रखते हैं, वो कोई बाहर वाला ना आ जाए ताकि, ठीक है, फैक्ट्री है, कंपनी है। तो अब क्या करते हैं, वो इसको एक प्रॉपर प्लेस बना रखा है, कील के ऊपर वो चाबी टांग देते हैं, जिसको भी टॉयलेट जाना होता है वहाँ से चाबी लेता है और उस टॉयलेट को खोल के उसमें वॉशरूम में चला जाता है, ठीक है। तो जो एक ए एम्प्लॉई था उसने वहीं रखी, बी ने वहीं रखी, सी ने वहीं रखी, डी ई एफ 3 एम्प्लॉई, जो थर्ड एम्प्लॉई था डी वाला उसने अपनी जिम लेके चला गया वो। अब ई एफ या ए बी या बॉस जो भी आया उनको चाबी नहीं मिली, तो उन्होंने ऑर्डर वाला जो रूल्स है वो फॉलो नहीं किया, उस चीज़ को प्रॉपर ऑर्डर और प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखा, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चीज़ अपने प्रॉपर स्थान पे होनी चाहिए, हर एम्प्लॉई का प्रॉपर काम करने का तरीका और ऑर्डर होना चाहिए। तो ये हमें प्रिंसिपल ये बताता है, ठीक है। अब हम 11th पढ़ रहे हैं इक्विटी के बारे में। इक्विटी का मतलब समानता। जितने भी बॉस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, सबको इक्विटी का रूल फॉलो करना चाहिए। इक्विटी का रूल ये बताता है फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्विटी हमें बता रहा है कि कोई भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी रिलीजन पे, लैंग्वेज पे, कास्ट पे, सेक्स पे, बिलीव ऑफ बेसिस, यूनिटी ऑफ कमांड, इन सब चीज़ों पे। मतलब मेल फीमेल में भेदभाव ना करें, ये छोटा या बड़ा इस पर भेदभाव ना करें, बेसिस, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, नेशनली करना चाहिए। तो भेदभाव ना करें किसी से भी, यूनिटी इक्विटी रखें, सबको समान माने, एक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर को ही फॉलो करना चाहिए। नो वर्कर शुड बी अनड्यूटी फेवर्ड और पनिश्ड, ठीक है, मतलब जातिगत आधार पर किसी को भी नहीं डांटना चाहिए। और नंबर 12 पे बात करें हम स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टेबल रहने चाहिए, मतलब बहुत जल्दी जल्दी एम्प्लॉय नहीं बदलने चाहिए, खुश रहने चाहिए। उसका तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट में काम करें, ठीक है। अगर आपके एम्प्लॉय स्टेबल रहेंगे तो आप बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी, बड़े से बड़े पहाड़ जैसी विपत्ति को झेल जाएगी, बुरे से बुरे समय को झेल जाएगी। अब जैसे कोरोना वायरस का ले लो, आपकी मान लो, और जो एम्प्लॉयज़ से वो सॉलिड है, वो भी आपको छोड़ के नहीं गए, खूब काम करें, मेहनत से काम करें, आप दोबारा उनका बुला लेंगे तो वो किसी भी सिचुएशन को झेल जाएंगे, ठीक है। तो पर्सनल में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपके एम्प्लॉयज़ रो छोड़ के नहीं जाना चाहिए। नए आएंगे उन्हें विश्वास नहीं करते, पुराने होंगे तो वो विश्वास के पात्र होते हैं। और नंबर 13 में कह रहा है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल क्षमता। जो आपके वर्कर्स हैं, मान लो बहुत साल से वर्कर कोई काम कर रहा है, कोई 20 साल पुराना वर्कर काम कर रहा है, कोई नया मैनेजर है, एमडी आया है, वो उसकी बात नहीं सुन रहा, बात काट रहा है, अपनी बात ही रख रहा है, जबकि नया है जो उसका एक्सपीरियंस नहीं है वो उसको, और जो 20 साल से काम कर रहा है उसको बहुत एक्सपीरियंस है, तो उनको भी इनिशिएटिव देना चाहिए, मौका देना चाहिए कि आप भी उन जो ऑर्गेनाइजेशन के काम है उनमें वो भी अपनी सजेशन दें, इंप्रूवमेंट सजेशन दें। इनिशिएटिव से क्या होता है कि उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज़ को, वो भी लगता है कि मैं भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। तो इनिशिएटिव जरूर एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो बोलें और उनकी बात माननी चाहिए, ठीक है। इट इज़ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान, आपको हेल्प मिलती है। और लास्ट पर हम पढ़ रहे हैं एस्पिरिट डी क्रॉप्स। इसका मतलब क्या होता है, एस्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब होता है एज ए टीम काम करना चाहिए,
आई वर्ड की जगह वर्ड यूज़ करना चाहिए वही, किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी बॉस को क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, वही यूज़ करना चाहिए। उसको कहना चाहिए भाई अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर रही है तो मेरी तरक्की नहीं हो रही, हमारी सबकी तरक्की हो रही है, हमारे देश की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हम सबके कारण ऐसा हुआ है। एक अच्छा लीडर हमेशा हम वर्ड यूज़ करता है, कभी वो ये नहीं कहेगा कि मैंने काम किया इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर रही है, वो कहेगा आप सबने मिलकर ये काम किया, हमने सब मिलकर काम किया इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें टीम स्पिरिट की तरह काम करना चाहिए, आई की जगह वी वर्ड यूज़ करना चाहिए, यूनिटी, हारमोनी, सब एम्प्लॉयज़ के लिए काम करना चाहिए। मैनेजमेंट शुड प्रमोटेड टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए। तो आई होप आपको ये यूनिट जो है 14 प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने ही जैसे फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने एक ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई थी, एक मैंने और वीडियो साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाई है, तो आप तीनों देखें। मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 14 के 14 प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी नई वीडियो के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।